प्यार भी अभिव्यक्ति मांगता है। भाग 1। आज बहुत बारिश हो रही थी। लता और उसकी माँ का उपवास था। लता के पति रवि, बेटा सुमित और बहू रूपा तीनों सुबह ही काम पर चले गए थे। रवि बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सुमित और रूपा एक कंपनी, उसमें साथ में ही आईटी विभाग में कार्यरत थे। लता गृहिणी थी। घर में इन सब के अलावा लता के सास ससुर भी थे। इस तरह इस समय घर में कुल मिलाकर 6 सदस्य रहते थे। पति और बेटा बहू सुबह ही निकल जाते थे और शाम को ही लौटते थे। घर में लता और माँ और पिताजी यानी सास ससुर ही रह जाते हैं। पिताजी कभी कभी अपने मित्रों के साथ बाहर भी चले जाते, पर माँ जी ज्यादातर घर में ही रहती हैं। कभी कभी वह कॉलोनी के मंदिर में कीर्तन या कोई कथा वगैरह होती तो वहां सुनने को चली जाती। माँ जी लता से भी कहती कि वे उसके साथ मंदिर चले, पर लता नहीं जाती, क्योंकि एक वही समय होता जब वह घर में अकेली होती और उस समय को वह अपने मनचाहे तरीके से बिता सकती थी। इसीलिए लता माँ जी के साथ नहीं जाती, जिसकी वजह से उसे सासू माँ के तानों से लेकर डांट तक सुननी पड़ती। आज सावन का पहला सोमवार था और बाहर रिमझिम सी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बारिश हो रही थी। बीच बीच में हल्का सा हवा का एक झोंका भी आ जाता, जो मौसम को और भी खुशगवार बना देता। सच में एक तो सावन का महीना और उस पर इस तरह रिमझिम सी बरसात हो तो उसके क्या कहने, तो वो सोने पर सुहागा जैसा हो जाता। अगर आज सबकी छुट्टी होती तो सब अभी तक चाय और पकौड़े की मांग कर चुके होते और वह इस समय बालकनी में बैठी इस सुनहरे मौसम का आनंद नहीं ले रही होती, बल्कि इस समय रसोई में सबके लिए चाय और पकौड़े बना रही होती। घर में रवि, सुमित, माँ-जी और पिताजी सबको पता है कि जब भी कभी बरसात में ऐसा मौसम होता है तो वह उसे कितना पसंद है, पर शायद ही कभी किसी ने भी उसे किसी टोका टाकी के बिना आनंद उठाने दिया हो। रूपा तो खैर अभी 6 महीने पहले ही ब्याह कर आई है, इसीलिए वह तो अभी इसके बारे में जानती नहीं है। हाँ, जब तक शुचि की शादी नहीं हुई थी उसे सब पता था। शुचि जब तक थी तब वह उसे जरूर कहती थी कि माँ, अपने लिए भी कुछ समय निकाला करो, हर समय चक्कर गिन्नी की तरह मत घूमा करो। अगर किसी काम में कभी थोड़ी देर हो जाएगी तो कोई हम पर पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हाँ, सुबह का काम समय पर होना जरूरी है, क्योंकि सबको समय पर अपने अपने काम पर पहुंचना होता है। पर दिन का या रात का खाना अगर कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माँ, आपने ना सब लोगों को सारा काम करके देने की आदत बना ली है, जिस कारण अब कोई भी कुछ काम नहीं करना चाहता है, ना करता है। हम सबकी आदतें खराब हो गई हैं। आप कुछ काम हम सब में बांट दो और कुछ समय अपने लिए भी निकालो, वरना आपके अंदर एक घुटन जन्म ले लेगी और आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रह जाओगे, जो आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। शुचि उसे बहुत समझाती, पर शुचि की बातों से प्रेरित होकर वह कुछ करने की सोचती भी तो तभी कुछ अनपेक्षित हो जाता, जिससे उसका साहस टूट सा जाता। शुचि कितना उसे समझाती, पर वह कहाँ समझ पाती थी। आज रूपा उसे कुछ कुछ शुचि जैसी ही लगती है। वह भी उसे कहती, मम्मी जी इतना काम मत किया कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 सब्जियां नहीं बना पाए तो हम एक के साथ ही खाना खा सकते हैं, अगर नहीं तो एक बाहर से मंगा देंगे। पर आप इस तरह से काम मत कीजिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। आप मेरी माँ है, मैं आपको हर समय इस तरह काम में लगे हुए नहीं देख सकती हूँ। हाँ, आप काम कीजिए, पर उतना ही जितना आप कर सकती हैं। आप किसी के डर से कि वह नाराज हो जाएगा यह सोचकर काम मत कीजिए, क्योंकि आप 99 बार उसके लिए अच्छा करेंगी, पर अगर एक बार कुछ गलत हो जाएगा तो वह 99 बार की अच्छाई को नहीं समझ पाएगा और गलती को ही याद रखेगा। इसीलिए आप उतना ही कीजिए जितना आप बिना किसी तकलीफ से कर सकती हैं। यह कहानी हम सब महिलाओं की कहानी है, खासकर उन महिलाओं की है जो गृहिणी है और हर समय अपने परिवार के बारे में सोचती हैं और परिवार के हिसाब से ही उठती हैं और उन्हीं के हिसाब से सारा दिन काम करती हैं और सोती भी उन्हीं के हिसाब से हैं। आप कभी भी अपने मन से या अपनी पसंद से कुछ नहीं कर पाती और आप खुश भी रहती हैं। सब लोग कहते हैं कि देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम भले ही कितने भी खुश हों, पर हमारे अंदर एक कसक तो हमेशा बनी ही रहती है। काश
हम कुछ पल वे भी कर पाते जो हमें पसंद हो, कुछ पल हम अपने लिए जी ले, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें कभी अपने लिए समय ही नहीं मिलता है, या ये कहें कि हमने कभी अपने बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं करी। अगर कभी कुछ समय मिल भी जाता है तो हम यह सोचकर कि अब छोड़ो, अब क्या करना है इस उम्र में कहकर अपने मन को मार देते हैं। पर हम बाहरी तौर पर तो अपने को रोक लेते हैं, पर हमारे अंदर एक खालीपन हमेशा रहता है, जिसे हम कभी भरने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे दबाकर रख देते हैं। लता को बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए घर का सारा काम निपटाकर वह बालकनी में आकर बैठकर बारिश का लुत्फ उठाना चाहती थी। इस समय घर में माँ, पिताजी और वह तीन ही लोग हैं। वैसे तो इस समय माँ जी मंदिर और पिताजी अपने मित्रों के पास होते हैं, पर आज बारिश होने से वह घर पर ही है। लता को बारिश बचपन से ही बहुत पसंद थी। जब बरसात होती तो वह छाता लेकर अपनी छत पर चली जाती और खूब देर तक बारिश में भीगती रहती। इसके लिए घर में उसे कई बार डांट भी पड़ जाती, पर यह अलार्म कहाँ मानने वाला था। एक बार की डांट अगली बार की बारिश में धुल जाती और बारिश होते ही लता फिर छत पर पहुंच जाती। लता अपनी माँ के सबसे नजदीक थी। बचपन से ही उसे जब कोई बात कहनी होती तो वह अपनी माँ से ही कहती। बाबा थोड़ा सख्त थे तो इसीलिए वह उनसे कुछ नहीं कहती। उनके साथ वह ज्यादातर चुप ही रहती, जबकि बाबा उसे कुछ कहते नहीं थे, बस पढ़ाई करने के लिए ही कहते थे। दादी उसे जरूर हमेशा टोका करती थी कि वह घर का काम सीखा करे, जब वह अपने घर जाएगी तो उसके काम आएगा। पर लता की समझ में यह अपने घर वाली बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वह तो उसे ही अपना घर समझती थी, जहां वह पैदा हुई थी, जहां उसके माँ, बाबा, भाई बहन रहते हैं, यही तो उसका घर है। पर दादी की बातें उसे हमेशा यह सोचने पर मजबूर कर देती कि यह नहीं तो कौन सा घर उसका अपना है, तथा बाकी लड़कियों की तरह ही यह सारी बातें सुनकर बड़ी हो रही थी। उसे अपनी पसंद की कुछ बातें करने दी जाती और कुछ के लिए कहा जाता कि यह सब अपने घर जाकर ही करना। लता माँ के सबसे नजदीक थी तो वह माँ की सारी बातें समझती थी। माँ घर में सबका ख्याल रखती, सुबह से शाम तक सबकी पसंद का ख्याल रखती। उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, या कहें उसे समय नहीं मिलता था अपने लिए कुछ करने के लिए। उस पर भी सब लोग उनसे खुश नहीं रहते। सबको हर समय उनसे किसी न किसी बात पर शिकायत ही रहती। जैसे कोई कहता चाय अच्छी नहीं बनी, कोई कहता खाना ठीक नहीं बना है, कपड़े ठीक से नहीं धुले हैं, कपड़े प्रेस अच्छे नहीं हुए हैं, इत्यादि। और भी बहुत के कारण होते उन पर नाराज होने के। लता बचपन से ही सब देखते हुए बड़ी हुई। कई बार जब वह माँ को बहुत थका हुआ देखती तो उसे बाकी लोगों पर बहुत गुस्सा भी आता कि वे माँ के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि माँ थक गई है। वह सबसे इसी बात पर लड़ पड़ती थी, इसीलिए सब उसे माँ की चमची कहकर चिढ़ाते रहते। लता को माँ को देखकर बहुत बुरा भी लगता, पर वह कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वह छोटी थी। वह माँ से कहती कि माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं हो, सबकी बातें क्यों सुनती रहती हो। तब माँ उससे कहती बिटिया जब तू बड़ी हो जाएगी तब खुद सब समझ जाएगी कि यह औरत का चोला पहनना कितना मुश्किल काम है। तब लता छोटी थी इसीलिए कुछ समझ नहीं पाती, पर वह इतना जरूर समझ गई थी कि एक औरत के लिए जिंदगी आसान नहीं है। तब वह सोचती कि वह तो लड़की है, औरत नहीं। बाद में उसकी समझ में जब सारी बातें आई तो वह खुद अपनी नासमझी पर खूब हंसती रहती थी। आज औरत की जिंदगी की मुश्किलों को वह बचपन से ही देखते आ रही थी। एक बार गर्मियों के दिन थे, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। उनकी बुआ की बेटी की शादी थी 2 दिन बाद। उन सब लोगों को बुआ के घर जाना था। तभी अचानक से धूल भरी आंधी चलने लगी और बहुत जोर से बिजली भी कड़कने लगी। माँ ने सारे घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और हम तीनों भाई बहनों को एक कमरे में बैठा दिया और सख्त हिदायत दी कि हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी देर में आंधी तूफान बंद हो गया और बारिश शुरू हो गई। मैं दीदी और भैया से बारिश में भीगने चलने की जिद करने लगी, पर वे दोनों तैयार नहीं हुए। खिड़की से बाहर बारिश होते देख मैं अपने को रोक नहीं पाई और चुपके से दरवाजा खोलकर छाता लेकर छत पर भीगने चली गई।
मई की गर्मी में इस तरह बारिश में भीगना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश भी खूब तेज हो रही थी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बिजली की लहर सी मेरे ऊपर गिर रही है और मैं जोर से चीखी, माँ। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। जब मैंने आंखें खोली तो घर के अंदर बिस्तर पर लेटी हुई थी और बगल वाले वर्मा अंकल जो डॉक्टर थे मुझे चेक कर रहे थे। माँ मेरे सिरहाने बैठी लगातार रोए जा रही थी। बाबा, दादी, दीदी, भैया सब मेरे आसपास ही खड़े थे। वर्मा अंकल मुझे देखकर बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस डर के मारे बेहोश हो गई थी, इसीलिए बुखार आ गया है, कल तक ठीक हो जाएगी। अंकल कुछ दवाई देकर वापस चले गए। अब मैं भी होश में आ गई थी। मैं माँ को देख रही थी, वह अभी भी रो रही थी। तभी बाबा माँ को डांटते हुए बोले, क्या करती रहती हो पूरे दिन घर में, जो तुमसे बच्चे भी नहीं संभलते। तुम्हें पता है ना 2 दिन बाद शादी में जाना है, फिर भी तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, जो तुमने इतनी भयंकर आंधी तूफान में लता को बाहर जाने दिया। अब देखो क्या हालत हो गई है, अगर अभी कुछ हो जाता तो। माँ बोली, मैंने सबको मना किया था और कमरे में बैठे रहने के लिए कहा था, पर यह कब बाहर चली गई मुझे मालूम ही नहीं चला। माँ की बात सुनकर अगला वार दादी ने किया, जब बच्चों पर ध्यान होता तब तुम्हें ना पता चलता। वैसे भी यह तुम्हारी लाडली जो ठहरी, इससे तुम कुछ क्यों कहोगी। लता दादी से बोली, दादी माँ को क्यों डांट रहे हो, माँ ने तो मुझे मना किया था, मैं चुपचाप बिना किसी को बताए चली गई थी। दादी गुस्से से बोली, चुप माँ की चमची, जब देखो माँ की रट लगाए रहती है। बच्चों का ख्याल रखना इसका काम है, आखिर बच्चे भी तो इसी के ही है ना। फिर लता आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह समझ गई थी कि गलती चाहे किसी की भी हो, डांट तो माँ को ही पड़नी है। इसके बाद भी बाबा और दादी ने माँ को बहुत बातें सुनाई और फिर सब माँ को मेरे पास छोड़कर वहां से चले गए। माँ बहुत देर तक मेरे सिरहाने बैठी रोती रही। मैंने माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी और बाबा बहुत बुरे हैं, जो उन्होंने गलती मेरी होने पर भी डांट आपको लगाई। माँ ने मुझे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, लाली अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। माँ की यह बात सुनकर लता बोली, माँ मुझे कुछ नहीं होता, आप जो मुझे बचा लेती ना। लता की बात सुनकर माँ और जोर से रोने लगी। उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं तो ठीक थी, पर फिर भी माँ इतना क्यों रो रही थी। पर हाँ, उस दिन सबको माँ पर गुस्सा होते देख मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, यह सोचकर कि जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो वह सबके होते हैं। उस समय सब अपनी ओर से लड़ते हैं, पर अगर बच्चों ने कुछ गलत काम कर दिया तो तब वह सिर्फ माँ के होते हैं और सब माँ को ताना देते हैं कि यह सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, जिसने बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। अब उस दिन से लता ने शरारतें करना थोड़ा कम कर दिया, जिससे कोई माँ को उसकी वजह से डांटे नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके लता की चपलता कम होती गई और कुछ सालों बाद वह एकदम से सुशील शांत लड़की बन गई। उसे बाद में पता चला कि उस दिन उसकी चीख सुनकर माँ भागती हुई ऊपर छत पर गई तो उन्होंने देखा कि लता हाथ में छाता पकड़े छत पर बेहोश गिरी हुई थी। माँ तुरंत लता को गोद में उठाकर नीचे आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और दीदी से कहा कि वह जल्दी से वर्मा अंकल को बुला ले। दीदी जब तक अंकल को बुलाकर लाई तब तक माँ ने लता के कपड़े बदल दिए थे, क्योंकि बारिश के कारण उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। वर्मा अंकल ने लता का पूरा चेकअप किया और कहा कि बच्ची ठीक है, बस डर के मारे बेहोश हो गई है। अंकल की यह बात सुनकर माँ के दिल को जो सुकून मिला उसका वह वर्णन ही नहीं कर सकती थी। उस दिन माँ के दिल की क्या हालत थी उसे लता ने तब महसूस किया जब वह खुद माँ बनी। उस दिन माँ के दिल में उसे खोने का डर इस कदर हावी हो गया था कि उन्हें उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक तो उसे खोने का डर और ऊपर से बाबा और दादी के ताने और डांट। माँ की क्या हालत हो गई होगी उस दिन, यह सोचकर आज तक भी लता का दिल दहल जाता है और उसे आज तक बाबा और दादी पर बहुत गुस्सा आता है कि वह माँ को किस तरह डांट रहे थे। वह माँ की भी बेटी थी, सिर्फ उनकी ही नहीं थी जो वह इतना गुस्सा हो रहे थे। इसी तरह के उतार चढ़ाव से होकर गुजरती है एक औरत की जिंदगी।
लता अपनी माँ के बहुत करीब थी, तो वह अपनी माँ की जिंदगी को बहुत नजदीक से देखती भी थी। जब दीदी की शादी तय हुई तो खरीदारी होने लगी। रोज बाहर आना जाना लगा रहता था। तब माँ की थकान के मारे बुरी हालत हो जाती। माँ पूरे घर का काम यानी खाना इत्यादि बनाकर तब बाहर के काम को निकलती थी और शाम को घर जाकर फिर से पूरे घर का खाना बनाती। घर पर दादी रहती थी, पर वह हमेशा किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और जब से बुआ आ गई थी तो दोनों पूरे समय बातें ही करती रहती। माँ सारा काम बहुत सोच समझ कर करती, पर कहीं भी जरा सी चूक हो जाने पर सब उन्हें ही ताना देते कि तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं, यह क्या लेकर आ गई हो, तुम्हें कब अकल आएगी, भगवान ही जाने। माँ बेचारी डरी सी रहती। हरदम इतना काम करने और हर समय व्यस्त रहने के बाद भी किसी ने माँ से यह नहीं कहा कि तुमने सब बहुत अच्छे से संभाला। अगर कोई प्यार के दो बोल बोल देता तो उसकी कौन सी दौलत चली जाती। माँ भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, पर हाँ, अकेले में आंसू जरूर बहा लेती, वह भी सबसे छिपकर। लता ने महसूस तो किया था कि उसकी माँ सारा काम खुशी से तो करती है, पर उसके अंदर एक खालीपन तो अवश्य ही है। तभी तो उसके कुछ पूछने पर ठंडी आ भरते हुए कहती, बिटिया जब हमारी जगह पर आओगी ना, सब अपने आप समझ जाओगी। लता इस बात को कभी नहीं समझ पाई कि गलती किसी की भी हो, डांट हमेशा माँ के हिस्से ही क्यों आती है। जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, किसी के लिए कभी रुकती नहीं। लता भी अपनी माँ की जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हुए बड़ी हो रही थी। लता जब शादी के लायक हो गई तो उसके लिए अब लड़के की खोज शुरू हो गई। तब लता ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए तो तुम ही पसंद करना। माँ ने भी हाँ में सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। पर जब लड़का देखने की बात आई तो दादाजी, दादी जी, बाबा और साथ में बुआ और फूफा जी चले गए। माँ को यह कहकर नहीं ले गए कि 5 लोग ही ठीक हैं। ज्यादा लोगों का जाना अच्छा नहीं लगता है। बात पक्की हो जाएगी तो बाद में सब देख भी लेंगे और मिल भी लेंगे। लता को आज भी याद है वह दिन। उस दिन माँ पूरे दिन उदास होकर सारे घर का काम करती रही, किसी से कुछ बोली भी नहीं। दीदी भैया कोई भी माँ की ओर से नहीं बोला कि माँ को भी साथ ले जाइए। लता ने जब माँ को ले जाने के लिए कहा तो बुआ ने उसे डांट लगाते हुए कहा कि बिटिया ज्यादा मुंह न चलाओ, यह अच्छी लड़कियों के लक्षण नहीं है। हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं जो कोई गलत लड़के से तुम्हें ब्याह देंगे। फिर माँ ने ही लता को चुप रहने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से लता फिर आगे कुछ नहीं कह पाई। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। शेष कहानी अगले भाग में।